भरोसा, बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। आज खासतौर से जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द की बात अगर हम करें या स्थानीय भाषा में भी अगर बात करें तो अक्सर हम नाम सुनते हैं जो किसी शहर का नाम होगा लेकिन किसी उत्पाद से उसको जोड़ा जाता है। या हम कह सकते हैं मलिहाबादी आम की हम बात कर सकते हैं, दार्जिलिंग की चाय की हम बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि कश्मीरी शॉल को भी लोग जानते हैं। लेकिन जब बात आती है कुछ शहर जिनके साथ साथ कृषि उत्पादों को जोड़ा जाता है, वहाँ बात होती है उनकी भौगोलिक पहचान की, या कह सकते हैं जीआई टैग की। आज उसी को लेकर हम विचार विमर्श करेंगे। बात होगी कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान की, किस तरीके से भौगोलिक पहचान मिल सकती है और कृषि क्षेत्र में कितनी आवश्यकता है और कितना लाभ इसके जरिए किसानों को मिल रहा है, और ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि विदेशी बाजार में भी क्या इसका महत्व है। और इसके जरिए जब हम बात करते हैं किसानों की ना सिर्फ आमदनी को बढ़ाने के लिए बल्कि जब आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, जीआई टैग जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या इनका महत्व है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज पैनल में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज जी। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार जी। आप बौद्धिक संपदा कानून के जानकार हैं, यानी आईपी कानून की अगर बात की जाए उसकी जानकारी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपका परिचय हम करा रहे हैं पीएल कौल जी से, जो कि खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इनसे उन बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, किस तरह की तकनीकी इसमें आवश्यक है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता होगा कि जीआई टैग है क्या, कैसे इसका फ़ायदा मिल रहा है और हमारे देश में इसकी स्थिति क्या है। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है।
अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से जो जीआई टैग है अलग अलग उत्पादों को मिले हुए हैं। लेकिन जब हम कृषि उत्पादों की बात करते हैं वहाँ पर समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है किसान जो है कैसे इसको समझ सकता है। और इसके लिए डॉक्टर तरुण आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सरल भाषा में अगर हम कहें हमारे किसानों के लिए अगर हम समझाने की बात करते हैं, जीआई टैग क्या है? व्यापार में अब जो तय होता है वो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत ही तय होता है, जिसको WTO बोलते हैं जी। और वो जो तय होता है वो हमारे घरेलू व्यापार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जी। उसी WTO के तहत एक है ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधित एक एग्रीमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि वहीं कहीं किसी संबंधित जो भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई उत्पाद हैं या उत्पादन हैं वो अलग से उनको एक पहचान मिलेगी। ये पेरिस कन्वेंशन हुई थी और पेरिस कन्वेंशन में उन्होंने ये तय किया कि हम इसको मानेंगे और ट्रिप्स के आर्टिकल 22 और 24 में इसका खास जिक्र किया गया है। यानी एक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु है, विशेष उत्पादन है जिसकी कोई सांस्कृतिक बहुत सालों से, सदियों से उसकी एक सांस्कृतिक विकास है उसमें, या विशिष्टता है, कोई विशेषता है उसमें, और उसको जो है एक पहचान में कह सकते हैं। विशेष स्थान की विशिष्टता जो है उसको हम मान सकते हैं। लेकिन इसके हमारे जो किसान हैं वो लाभ जानना चाह रहे होंगे शायद कि इसके क्या लाभ एक किसान को हो सकते हैं या एक स्थानीय क्षेत्र में इसका लाभ पहुंच सकता है। बहुत लाभ है, मैं बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपने दिया दार्जिलिंग चाय जी या बासमती चावल। बासमती चावल अब भारत जो है वो दुनिया भर में हम बासमती चावल बेच रहे हैं, या अल्फेंजो का आम है, बैंगनपल्ली आम है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, इसी तरीके के केसर आम जो है वो गुजरात का है, शाही लीची बिहार की है। अब ये सिवाय उनके दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि ये लीची, शाही लीची जो है वो मेरी है, क्योंकि शाही लीची बिहार की है, उसको क्लेम। और केसर जो है वो कश्मीर का, अगर कश्मीर का केसर कह के बेचेंगे तो जीआई के तहत आ गया, वो नहीं कह सकते। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मेरी एक तरह से एक विशिष्टता मिल गई। जब मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं एक विशेष चीज बेच रहा हूं, एक यूनिक आइटम बेच रहा हूं जो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही, वो सिवाय इस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है और उसकी एक विशेषता है। तो जो खरीदने वाला है उसको भी एक अच्छा लगता है कि ये एक स्पेशल प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं। तो किसान को क्या फायदा होगा कि वो जीआई के तौर पर जब बेचेगा तो एक तो बेचना आसान है और दूसरा उसको उसका प्रीमियम मिलेगा। यानी मांग भी निकल कर आती है अगर जाहिर तौर पर देखा जाए, उपभोक्ता के नज़रिए से हम देखें। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक स्थानीय अगर कोई भी हम शहर ले सकते हैं वहाँ से भी कोई उत्पाद निकल कर आता है, लेकिन ये कैसे हम संभव मान सकते हैं? राजेंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अगर आम की हम बात कर रहे हैं, लीची की हम बात कर रहे हैं, तो शाही लीची जो है बिहार से ताल्लुक़ रखती है, और जब स्थानीय में विशिष्टता में हम जाते हैं कैसे इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं, या कैसे जो हमारे बिहार के किसान हैं या हमारे दक्षिण भारत में भी हम कहीं चले जाएं, कैसे इसके लिए हमारे जो किसान हैं आवेदन करते हैं? जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस लॉ है वो 2003 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ जी। लेकिन ये कानून कोई नया कानून नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी एक ट्रेडमार्क्स एक्ट इंडिया में रहा है 1940 से, और फिर उसके बाद 1958 में आया जी। और उसके अंदर एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है सर्टिफिकेशन मार्क्स का जी। जैसे दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंदर पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है 1 और 2 जी, दार्जिलिंग वर्ड एंड लोगो। लेकिन दार्जिलिंग सर्टिफिकेशन मार्क जो है वो 1986 वो अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट जी में
फर्स्ट रजिस्टर हुआ था। और इसके तहत ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि टी बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी है, वो सर्टिफाई करती है कि ये चाय दार्जिलिंग टी है या नहीं, और उसका यूज़ जो है वो ऑथोराइज्ड यूजर्स ही कर सकते हैं जी। इंडिया की जो ऑब्लिगेशन थी ट्रिप्स एग्रीमेंट ने, जैसे तरुण जी ने बताया, वो WTO एग्रीमेंट ट्रिप्स एग्रीमेंट से आई जी, आर्टिकल्स 22 और 24 से। उसमें जो डेफिनेशन है ट्रिप्स एग्रीमेंट में आर्टिकल 22, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये कि इंडिकेशन ज्योग्राफिकल भी हो सकती है और नॉन ज्योग्राफिकल भी हो सकती है। जो उससे पहले कन्वेंशंस थे जी, जैसे लिस्बन एग्रीमेंट में, उसमें ज्योग्राफिकल नेम्स को ही प्रोटेक्शन का वो था जी। और लेकिन अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट आर्टिकल 22 में ज्योग्राफिकल नेम्स और नॉन ज्योग्राफिकल नेम्स, लेकिन बासमती राइस है, जैसे बासमती चावल, बासमती कोई रीजन नहीं है जी, ये सिर्फ ट्रेडिशन से जो है एक रीजन लोगों ने पब्लिक माइंड में एसोसिएट कर लिया है, एक पहचान बना दी गई ट्रेडिशन। सो एक तो ये है कि ज्योग्राफिकल नेम भी हो सकता है और नॉन ज्योग्राफिकल नेम भी हो सकता है जी। और ये एक बड़ा बदलाव हम मान सकते हैं जो कि उस वक्त हुआ था, और देखिए उसका असर जो है सीधे तौर पर हमें नजर आता है। डॉक्टर तरुण, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि करीब 370 से अधिक GI टैग के जो उत्पाद हैं, लेकिन अगर कृषि उत्पादों की हम बात करते हैं, उसमें वो कितनी उनका योगदान हम कितना मान सकते हैं कृषि उत्पादों का, और कितनी वहाँ पर अभी आपको लगता है कि संभावनाएं हैं? जी, दोनों बातें हैं। 370 के आसपास आपने कहा कि अभी ये एक लिस्ट है जिसमें कि कृषि उत्पाद हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कुछ और दूसरे उत्पाद भी हैं। कृषि के 130 हैं अभी, और ये एक डायनेमिक लिस्ट है जो कि ये बढ़ती जा रही है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि आप भी चुनिए, आपके क्षेत्र में कोई विशेष ऐसा उत्पाद है जो कि सांस्कृतिक उसकी एक विशेषता है, विशिष्टता है, तो उसका एक GI टैग लीजिए। अभी क्या हो रहा है, कुछ एक ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी बस उतने ही क्षेत्र तक, दायरे तक सीमित, एक सीमित दायरा है, कहीं ना कहीं उसको बाहर लेके आना है। उसको लेकर आएंगे तो खाली उस क्षेत्र में नहीं, फिर हम पूरे भारत में बेच पाएंगे, भारत से हम विदेशों में बेच पाएंगे। तो आप देखिए ना कितनी उसकी मार्केट बढ़ेगी, ये हमें बहुत जरूरी देखना है जी। रसगुल्ला, उड़ीसा का रसगुल्ला है, अब बीकानेर की भुजिया है, बीकानेर की भुजिया बीकानेर से निकल के बाहर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से अब दुनिया में जा रही है। इसी तरह कोई विशेष उत्पाद है, आप भी चुनिए। जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा कि आपको अगर लगता है तो उससे संबंधित कि मेरे ये उत्पाद हैं, ये विशेष उत्पाद है, तो संबंधित आप इसकी जानकारी है उस एक्ट के तहत आप जाएं, स्टेट गवर्नमेंट को कांटेक्ट करें और इसका GI रजिस्ट्रेशन करा लें। GI रजिस्ट्रेशन सबसे पहला कदम ये हो गया कि अब इसका कोई और क्लेम नहीं ले पाएगा, और उसके अलावा फिर मैं अपनी विशेषता और उसका प्रीमियम के साथ बेचूंगा बाजार में। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान कई चुनौतियां भी रहती हैं। इस बारे में मैं PL कॉल आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे एक अगर हमारा किसान आवेदन भी करता है, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं और हमारे देश में कहीं ना कहीं एक समस्या रही है विपणन को लेकर, किस तरह की चुनौतियां वहाँ रहती हैं, और उस समय में अगर हम देखते हैं, जब शुरुआत की हम बात करते हैं या अभी समय की अगर बात की जाए, तो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चल रही हैं, सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं, लेकिन पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं, कितना बदलाव आपने देखा है, और खासतौर से विपणन जो है कितना महत्वपूर्ण रहता है GI टैग के लिए भी? देखिए, मैं इसमें एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा आपको जी। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो किसान को होगा, और रूरल डेवलपमेंट में ये काफ़ी महत्व रखता है जी। अगर हम टोटल वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो कैसे ये GI इंडिकेशन आगे महत्वपूर्ण बनता है जी। पहले एक रूरल वेब बनता है, रूरल, राइट, नॉट अर्बन, रूरल वेब जी। उसमें क्वालिफिकेशंस होती है GI इंडिकेशंस की। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन, नॉवेल्टी क्या है उस चीज़ की जो हम GI इंडिकेशन कर रहे हैं जी, नॉवेल्टी क्या है, विशेषता क्या है जी। दूसरा होता है इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक, नेचुरल करेक्टरिस्टिक क्या है जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बाकी जगह उत्पादन होते हैं जी, जो इनसे अलग है ज़रा जी। तीसरा होता है सस्टेनेबिलिटी। हम इसको प्रोसेसिंग करके तभी कर सकते हैं जब ये सस्टेनेबल हो, एनफ क्वांटिटी में उत्पादन हो इसका। तो ये हो गई 3 विशेषताएं जिसकी बेसिस पे रूरल वेब डेवलप हो सकता है जी। अब किसानों को कैसे इसका लाभ होगा? नंबर 1 इज इसमें सोशल कैपिटल चाहिए जी। चाहे वो गवर्नमेंट से आ जाए, चाहे एसोसिएशन से आए, NGO से आए, किसानों को हैंड होल्डिंग करनी है।
दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जी, क्या हो सकता है किसानों के साथ, क्योंकि किसान तो वैसे ही इधर लो लैंड होल्डिंग वाले हैं, उनके पास साधन नहीं है, छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा। तीसरा है मार्केट गवर्नेंस, जब उन्होंने बनाया तो मार्केट गवर्नेंस कैसे करें, इनको कैसे प्रमोट करें, जैसे डॉक्टर बजाज साहब ने बताया कि इसका फिर ट्रेड लोकल भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है, राइट। मैं अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं आपको जी। एक हमारे पास 2 एंटरप्रेन्योर्स आ गए, वो एस्टेब्लिश थे वहाँ सिंगापुर में, उन्होंने डिसाइड किया वी शुड डू समथिंग लाइक जीआई एंड ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट इन इंडिया। तो उन्होंने कोटगढ़ जगह चुनी जो 78 किलोमीटर है शिमला से जी। उधर वो लोकल एरिया का जो फ्रूट है, लोकल एरिया का फ्रूट, उस पर उन्होंने छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जी। और लोकल जो औरतें हैं उधर गांव की जी, उनको काम रोजगार दिया जी। बिल्कुल। अब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कोटगढ़ बगीचा जी, ये प्रोडक्ट्स का नाम है कोटगढ़ बगीचा एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। उसमें क्या है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, रोजगार भी मिला उधर जी लेडीज को पर्टिकुलरली, और जो फ्रूट वेस्ट होता था उसका भी उधर हो गया, और उसकी विशेषताएं इन्होंने डेवलप करी, प्रमोट करी मार्केटिंग के लिए। यानी हर एक पहलू पे देखा जाए तो देखिए कितना लाभ मिलता है, ना सिर्फ जीआई टैग जो हम कहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जैसा आपने खल साहब ने हमें यहाँ बताया, महिला स्वावलंबन की हम बात करते हैं या रोजगार के अवसरों की हम बात करते हैं, ये भी इसके जरिए निकल कर आते हैं। और साथ ही डॉक्टर तरुण, आपसे मैं समझना चाहूँगा इस बात को, जब हम बात करते हैं लगातार के रोजगार के अवसर हमें बढ़ाने होंगे या महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और खासतौर से जब हम जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हम पहुंचते हैं जहां पर भौगोलिक पहचान की जब बात की जाती है, लेकिन माना जाता है कि जो वहां पर जो कुदरती गुण है उस उत्पाद का, उसको भी शामिल किया जाता है। कैसे इन सब की पहचान की जाती है या कैसे इसको परखा जाता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते रहे हैं आत्मनिर्भर भारत जी, और वोकल फॉर लोकल की जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही बैठती है जी, क्योंकि लोकल को ही तो प्रमोट करना है और लोकल को ही आगे लेकर जाना है और उसी के लिए वोकल बनना है जी। बिल्कुल। और आत्मनिर्भर अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि वहाँ गए और वहाँ के लोगों को ही रोजगार मिला, बिल्कुल, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला और उसी प्रोडक्ट को आगे लेकर गए। पहले उस क्षेत्र में, अभी तो उस क्षेत्र में क्या देखा गया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही लोग नहीं जानते, उससे बाहर निकल के आए जी, तो पूरे देश में, देश से फिर विदेशों में उस प्रोडक्ट को लेकर जाए, और इससे रोजगार कितना बढ़ता है आप देखें जी। अच्छी बात जो इसमें एक और नजर आ रही है कि सदियों से नहीं तो क्या हो रहा है कि वो हमारी परंपरा खत्म हो रही है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, बनारसी साड़ी जी, बनारसी साड़ी कितनी प्रीमियम पर बिकती है सभी जानते हैं, लेकिन अब कंपटीशन भी आ गया, मशीन से अब पैटर्न आ गए हैं, मशीन से उनके जो अब जल्दी पैटर्न और ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं, और सस्ता भी हो गया, लेकिन अभी सस्ता भी हो गया, लेकिन फिर भी बनारसी साड़ी को प्रीमियम पे इसीलिए खरीदेगा क्योंकि उसे मालूम है ये जीआई है जी, ये जीआई है और इसकी एक पिक्यूलियरिटी है, एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है, जिसको लेकर वो कुछ चंद रुपए एक्स्ट्रा भी देने के लिए दे और प्राउड के साथ पहनेगा, ये मैंने बनारसी साड़ी गिफ्ट की है और बनारसी साड़ी पहनी हुई है जी। इसी तरह इसको आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की जो है वो सबसे अच्छा एक उदाहरण हमारे सामने है जी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ राजेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर तरुण ने हमें यहाँ उदाहरण भी दिया, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का हम कहते हैं कि किस तरह की धोखाधड़ी उपभोक्ता के साथ हो जाती है, या किसी उत्पाद के लिए कह दिया गया कि ये कहीं ना कहीं जो हमें चावल दिया जा रहा है बासमती चावल, लेकिन असल में वो चावल बासमती नहीं है, इसकी पहचान की अगर हम बात करते हैं, या ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस लॉ 2003 में आया, उसकी विशेषता ये है कि इसमें सारी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर जी, प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसमें सप्लाई चेन, द एंटायर सप्लाई चेन वो इंक्लूडेड है। जो इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं या काउंटरफीट्स होते हैं, उनको कानून के तहत अधिकार दिए गए हैं कि जो ओनर है वो कोर्ट्स में जाके इन्फ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ के एक्शंस लें जी। और उसमें मेन चीज़ आती है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनर के पास है तो उसका यही प्रूव हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है जी, जिस पे वो रजिस्टर्ड जीआई यूज़ होता है वो जेन्युइन प्रोडक्ट है।
जी। अगर ओनर ये इस्टेब्लिश कर दे कि ये काउंटरफीट प्रोडक्ट या इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट उस जगह से नहीं आया है, तो दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इन्फ्रिंजमेंट की फर्स्ट स्टेप है। और फिर एक इशू आता है कि अगर हमने प्रूव भी कर दिया इन्फ्रिंजमेंट है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या डैमेजेस हैं, वो कोर्ट डिटरमिन करता है। एविडेंस यानी प्रावधान है इस तरह के हैं कानून जी में। बिल्कुल। देखिए, कानून की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ प्रावधान यहाँ पूरे दिए गए हैं, लेकिन जब सही पहचान की बात की जाती है उस पर और ज़्यादा हर किसी को यहाँ बल देना होगा। और हम सभी जानते हैं अलग अलग जो कृषि उत्पाद हैं उनकी भौगोलिक पहचान है जो है कैसे आसानी से, अब अगर आम भाषा में भी हम कहते हैं या स्थानीय जगह में आप कहीं जाएंगे तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब इसके विपणन को लेकर सवाल उठते हैं, और जैसा पिलकौल साहब ने हमें बताया था कि क्या क्या समस्याएं इसके जरिए होती हैं और कैसे जुड़ा जाता है पूरे नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं। यहाँ कौल साहब एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि एक पूरी तरीके से जब गाँव से एक से जुड़ा जाता है या स्थानीय कोई भी जगह का हम चयन करते हैं, वहाँ की विशिष्टता को निकाला जाता है, लेकिन उसके बाद घरेलू बाजार में तो हम मान सकते हैं कि हमारा उत्पाद शायद जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन घरेलू बाजार से लेके उसको अगर हम विदेशी बाजार में भी पहुँचाना चाहते हैं, संभावनाएं क्योंकि अब हमारे सामने ज़्यादा हैं, क्या उसके लिए भी हम इसको तैयार कर सकते हैं या सिर्फ इसको हम अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए ही सीमित रखें? इस बारे में भी, इस विषय में भी मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जी। ये हम आजकल एक डिपार्टमेंट टाइफैक है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, उनके साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो 8 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो वहाँ लोकल जो फार्मर्स है, लोकल जो प्रोड्यूस है उधर का जी, ऐसा प्रोड्यूस है कि जो दुनिया में कहीं मिलता नहीं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्लैक राइस है, मणिपुर का ब्लैक राइस, विशिष्टता यानी हम मान सकते हैं वहाँ की। ट्री टोमेटो कहीं नहीं है, राइट, एलिफेंट एप्पल जी। अब हम उधर क्या कर रहे हैं, उधर मैं जाके देखा है, मैं चेयरमैन हूँ स्टीयरिंग कमेटी का, उधर मैं देखा है जी कि जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो कुक होते हैं प्रोडक्ट्स, वो भी इतने विशेष प्रोडक्ट्स हैं। उनमें जो लोकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हर्ब्स है, ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स है जो कहीं मिलते नहीं है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना जबरदस्त है, दे कैन बी प्रमोटेड, उनको प्रमोट कर सकते हैं सारे वर्ल्ड में, गुणवत्ता उनकी काफी अच्छी। हाँ, लेकिन क्या है कि अभी वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। अब मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जी, वो है इसको कैसे प्रोडक्शन में लाया जाए जी, राइट। सो उसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्ट क्या होगा, राइट, उसमें हमारी रिपोर्ट अनदर 15-20 डेज में आ जाएगी जी। आप देखिए, अगर जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उसको अगर स्मॉल स्केल में भी या SMSE सेक्टर में भी लगाया जाए जी, और उनको हैंड होल्डिंग करी जाए, पैसा तो बहुत अवेलेबल है थ्रू डोनर जी, थ्रू डोनर प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन तो उसमें हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि इनको बना के प्रोडक्शन करके इनको कैसे GI इंडेक्सिंग करेंगे, वो तो डॉक्टर साहब का फील्ड है, पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है। उसके बाद इनको कैसे मार्केटिंग करेंगे जी, बिल्कुल। इस बारे में आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगा कि देखिए पूरी प्रक्रिया जो है कैसे, ना सिर्फ पंजीकरण उनका होगा, GI टैग उनको मिलेगा, उसके साथ साथ उनके विपणन की अगर बात की जाती है, कैसे जब हम बात करते हैं लाभ एक किसान को हो सकता है, एक स्थानीय क्षेत्र जो है, एक गाँव जो है, एक शहर जो है, वहाँ पर उस जिले को पूरा लाभ मिलेगा इसका, ये पूरी प्रक्रिया होती है, जिससे ना सिर्फ मानक इसमें कई हैं, वो क्या मानक हैं इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे जो कृषि उत्पाद है उनकी भौगोलिक पहचान करके ना सिर्फ कृषि का और ज़्यादा विकास हम कर सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ और तेज़ी रफ्तार से हम आगे पहुँच सकते हैं। इस बारे में चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में, यानी कृषि उत्पादों को जो जीआई टैग दिया जाता है। ना सिर्फ घरेलू बाजार में हम देखते हैं कई तरह के उत्पाद हमें मिलते हैं, लेकिन जब हम मुनाफे को बढ़ाने की बात करते हैं, हम कहते हैं किसान की आय जो है वो दोगुनी नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आज के समय में भी ये हकीकत है कि हमारे कई ऐसे पता नहीं कितनी संख्या है ऐसे किसानों की जो ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद पहुँचते हैं। एक अच्छी खासी मांग उनकी निकल कर आती है, लेकिन ऐसी जो मांग है इसको शुरू किया जाता है, कैसे एक जो रास्ता है वो तैयार किया जाता है। और इसके लिए एपीडा की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर तरुण, किस तरीके से हम मान सकते हैं एक जो माध्यम है, एक मजबूत माध्यम किसानों के लिए ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए, कैसे इसको हम और प्रशस्त करते हैं, सशक्त करते हैं किसानों के लिए? उद्देश्य यही है जी कि इसको केवल हमें अपनी सांस्कृतिक संपदा के तौर पर संजोना नहीं है, वो तो है ही, संजोना है, संवारना है, लेकिन उसके बाद इसको हमें दुनिया तक लेके जाना है। तो उद्देश्य तो यही है। तो वो दुनिया तक कैसे जाएगा, उसके लिए पहला तो स्टेप आपने अभी जिक्र कर लिया कि हमें जीआई टैग लेना है। जीआई टैग लेके हमारी एक सांस्कृतिक संपदा, एक विशिष्टता हमारे पास मिल गई। अब उसके बाद विपणन बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि हमारे पास एक उचित उत्पादन होना चाहिए, उतना उत्पादन हो कि हम उसको वॉल्यूम जिसको बोलते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, और या हम दूसरे राज्यों में भी भेजना चाहते हैं तो वॉल्यूम चाहिए हमको। उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्लस्टर्स को डेवलप किया जाए। क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और सेंटर के माध्यम से हम पूरे क्लस्टर्स जो हैं, जो भी इससे संबंधित क्लस्टर्स हैं, उनको डेवलप करेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट में क्या होगा, पूरी सप्लाई चेन डेवलप होगी। सप्लाई चेन में हमें पहले तो उत्पादन, उसको क्या आवश्यक है, जो उनका जो भी आवश्यकता है, इंग्रेडिएंट्स या बीज या जो भी चीजें चाहिए उस तरफ होगा। फिर उसके बाद जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, ताकि वो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं भी जुड़ रहे हैं, तो जब देखेंगे कि विपणन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, तो और जुड़ने लगेंगे। तो उनको ट्रेनिंग देनी है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोर चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, उनको डेवलप करना है। और उसके साथ साथ हमको लॉजिस्टिक्स लेके कैसे जाएंगे, लॉजिस्टिक्स डेवलप करना है, ताकि वहां से बाजार तक या एग्जिट पोर्ट तक, जहाँ के एग्जिट पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं या सी पोर्ट हैं, वहां तक ले जा सके। पूरी की पूरी सप्लाई चेन को डेवलप करना है। फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद हमें मार्केटिंग करनी है। हमें हमारे विदेश में जो व्यापार मेले लगते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम अभी ये भी सोच रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं, आप गए होंगे एयरपोर्ट्स पे, आपने देखा होगा कि वहां पर डिस्प्ले काउंटर्स होते हैं, तो वहां पे सेलिंग काउंटर्स भी होते हैं। अभी हाल ही में मैं गोवा गया हुआ था, तो मैंने गोवा में देखा हमारा एक जीआई का एक स्पेशल काउंटर है। वहां पर ये जीआई के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और बिक भी रहे हैं। तो इसी तरह एक कलेक्टिव मार्केटिंग की भी हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जितने प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ताकि जो विदेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं उनको भी पता लगे कि अरे ये जीआई प्रोडक्ट है, ताकि वो यहाँ से एक सोवेनियर के तौर पर खरीद कर लेके जाएं। यानी लगातार जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, अलग अलग माध्यम जो है उसके लिए उनका चयन होता है। लेकिन यहाँ राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम किसानों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं या जीआई टैग के लिए जो फसल है, हमारे उत्पाद है, उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, इस दौरान और क्या क्या ऐसी हम बात मान सकते हैं जिनका ख्याल एक किसान को या वहाँ पर जो हमारा एक संगठन है किसानों का, उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के तहत सेक्शन 11 के अंदर एनी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या कोई बॉडी जो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एप्लीकेंट हो सकती है। उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि ये बॉडीज़ नॉन ट्रेडिंग बॉडीज़ होनी चाहिए टू इंश्योर न्यूट्रलिटी। और अगर कोई एसोसिएशन कोई जीआई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेती है तो सबसे पहले चैलेंज आता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि ये कहना कि ये प्रोडक्ट जीआई प्रोडक्ट है। उसके अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि इस जीआई का जिक्र डिक्शनरीज में है, एनसाइक्लोपीडियाज में है, या फूड रिलेटेड लिटरेचर में है। ये सब लिटरेचर इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ऐसा होता है। और फिर एसोसिएशन का जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी न्यूट्रलिटी देखी जाती है। और फिर एसोसिएशन जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसके जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के वो कुछ सेगमेंट्स ही हैं और सेगमेंट्स उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए और एक इंस्पेक्शन सिस्टम होना चाहिए।
जो वो एसोसिएशन सर्टिफाई कर पाएगी इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स के थ्रू कि ये जीआई प्रोडक्ट है या नहीं। ये सब जब मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तब जीआई ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और वहाँ पर भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो रूल 32 जीआई एक्ट के अंदर आती है। वह कंसल्टेटिव ग्रुप होता है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस जीआई प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल एंगल से देखते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ केस में लिखा गया है वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन वो पब्लिश होती है, उसमें 4 महीने का टाइम होता है। कोई अगर एग्रीव्ड है तो वो अपोजिशन फाइल कर सकता है, और उसके बाद भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। फिर होता है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो ईजियर हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर कानून के तहत आप पासिंग ऑफ एक्शन भी फाइल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है एविडेंस जो है स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए यहाँ आपके लिए कानून है, जो अधिकार हैं वो आपको और बेहतर ढंग से अपने जानने होंगे, समझने होंगे, और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो या समस्या अगर आती भी है तो वहाँ पर कानून में सारे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कौल साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, जब कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं वहाँ क्या क्या आपको ऐसे लगते हैं आवश्यकता तो हम मान सकते हैं जिनकी लगातार आवश्यकता रहती है, ना सिर्फ उस क्षेत्र के विकास के लिए बल्कि जब देश की अर्थव्यवस्था को भी हम देखते हैं तो वहाँ भी उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे इसमें 4 अलग अलग सेक्शंस इन्वॉल्व है जी। फर्स्ट इज फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन चाहे वो गवर्नमेंट से आ जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाए, अपेडा से आए, कहाँ से। देन लीगैलिटीज जैसे साहब बता रहे हैं। थर्ड हो गया टेक्नोलॉजी, फोर्थ हो गया मार्केटिंग जी। अब टेक्नोलॉजी की बात मैं अभी अगेन प्रैक्टिकल वे में करता हूँ जी। बिल्कुल। हमने नॉर्थ ईस्ट में 20 प्रोडक्ट चुने हैं, राइट। अब इनको कैसे, जैसे डॉक्टर तरुण बजाज साहब ने कहा कि इसमें सप्लाई चेन की बहुत ज़रूरत है जी। अब नॉर्थ ईस्ट में जो उत्पादन होता है वेजिटेबल्स का या इवन फ्रूट्स का या हर्ब्स का, वो तो ऊपर पहाड़ों में होता है जी। बिल्कुल, जलवायु वहाँ की अलग है, पहाड़ों में होता है जी। तो उधर से कैसे कलेक्ट करा जाए तो वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट तक ले आया जाए, उसके लिए सप्लाई चेन स्पेशली डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जो सप्लाई चेन प्लेन्स में एप्लीकेबल है वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जी, राइट। उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी कुछ बताए हैं कैसे करेंगे वो। फिर नीचे तक आ गया तो वहाँ से स्टोर कैसे करेंगे जी। क्योंकि अगर 3 दिन में वो बेचारा किसान ऊपर पहाड़ी से नीचे लेके आता है, 3 दिन में पता नहीं उसका कितना नुकसान होगा, वो सड़ जाएगा जी। बिल्कुल। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम बता रहे हैं। और प्रोसेसिंग के बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया आपको ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस का प्रोसेस के बाद रेडी टू ईट कैसे बनाया जाए थ्रू आउट द, जैसे बाहर उसका बहुत अच्छा हो सकता है ये मार्केटिंग, हाँ कैसे करा जाए, तो हम उसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्ट करें। उसके लिए छोटे छोटे हमने कंपीडियंस डेवलप करे हुए हैं। आई एम श्योर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये प्रयास है जी, ये बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। और वहाँ जो किसान हैं, जहाँ प्रोसेसर्स हैं, उनको हम बता रहे हैं क्या क्या मशीनें चाहिए जो वो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज स्केल मशीनें तो है अवेलेबल जी। जो ये सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू कलेक्शन यूनिट टू प्रोसेसिंग यूनिट से उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, कड़ी दर कड़ी हम मान सकते हैं कि आवश्यकता जो है वो लगातार रहती हैं। लेकिन ऐसे में दारोमदार जो है डॉक्टर तरुण बजाज कहीं ना कहीं एपिडा पर भी आता है जो जिम्मेदारी है। और हम अब कह सकते हैं क्योंकि बजट में भी हमने देखा जिस तरीके से ना सिर्फ जो कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाया गया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो ऋण है वो कोशिश की जा रही है किसानों के पास तक पहुँचे। और जैसा कौल साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि जो पूरी एक सिस्टम है, कड़ी दर कड़ी कहीं ना कहीं हमें जोड़ना पड़ता है, उसके लिए भी संसाधन हम मान सकते हैं कि आज के समय में केंद्र सरकार का भी लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं ना सिर्फ इनोवेशन, नवाचार करके इस क्षेत्र में आगे आए, बल्कि आज के समय में हम एग्री स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो वो क्षेत्र अब अछूता नहीं रहेगा। नहीं, आप देखेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात है, वो बजट में भी नजर आई हमको जी। अब जो 15,400 करोड़ रुपए जो
MSME सेक्टर के लिए रखे गए हैं स्पेशली, वो इसी क्षेत्र में काम आएंगे, क्योंकि ये सारी जो MSME यूनिट्स होंगी, यानी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप्स को कितना बड़ा बेनिफिट दे दिया है उन्होंने, कहा है कि आपका जो है टैक्स हॉलिडे और इंक्रीज कर रहे हैं। खाली टैक्स हॉलिडे नहीं, जो इन्वेस्टर्स का कैपिटल गेन हुआ है उनको कहा गया कि आपको कैपिटल गेन में भी, ये बहुत बड़ा फायदा है, बिल्कुल ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है, उनको कहा गया ताकि उससे जो है और लोग और आएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब GI के फील्ड में स्टार्टअप कंपनीज आ सकती हैं, और जो ऑलरेडी स्टार्टअप कंपनीज हैं अब आप अपना और इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करके उसका जो है वो बेस बढ़ा सकती हैं। तो इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे जो उद्यमी हैं या जो हमारे किसान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको पूरा लाभ मिले। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे यहाँ पर है, क्योंकि जब हम आज के समय में आधुनिक कृषि की बात करते हैं और उसी के अनुसार हम देखते हैं संरक्षित खेती की जाती है या पूरी तरीके से वातानुकूलित खेती जब हम करते हैं, तो क्या ऐसे में कुछ संभावना रहती है कि जो हमारा एक उत्पाद है जिसको GI टैग मिला हुआ है, वहाँ पर उसकी जो नेचुरल है यानी प्राकृतिक रूप के से जो गुण उसमें हैं वहाँ पर कुछ बदलाव आ सके? नहीं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं और उसमें अगर उसका कुछ बदलाव आता है तो वो बदलाव भी हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उसको इवेलुएट करती है, क्योंकि एक चीज जो है उसमें जो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे उसको वो रिकॉग्नाइज करते जाते हैं। मैं उदाहरण ये देता हूँ, बासमती की पहले कितनी किस्में होती थी, आज कितनी किस्में हैं, तो वो सब बासमती हैं। आज जो है बासमती की सारी किस्में जो हैं, जो हमारी वैज्ञानिकों ने उसको आधार माना है कि हाँ ये भी इसका किसी न किसी तरह ये उसी से जुड़ा हुआ है और उसी से निकल कर आई हैं, तो वो भी उसी के दायरे में रहेंगी, अनलेस के वो एकदम कोई बहुत नई चीज निकल के नहीं आ रही या बिल्कुल ही उसका कोई लिंक ही खत्म हो रहा है उस विशेषता के साथ, विशिष्टता के साथ, या जो भौगोलिक मूलता है उसके साथ कोई उसको बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तब बात अलग है। लेकिन अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है या उसमें कुछ अच्छाई आ रही है तो वो वैज्ञानिक उसको आधार मान के उसको अगर वो मानते हैं कि हाँ इस ओरिजिनल से जुड़ा हुआ है तो इसमें आगे इंप्रूवमेंट आई है, वो रिकॉग्नाइज होगा। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर तरुण, क्या इसमें कोई निश्चित समय सीमा भी होती है? जैसा राजेंद्र जी हमें बता रहे थे कि इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, पहले क्या स्थिति थी, उस पर भी पूरा अनुसंधान किया जाता है, लेकिन क्या कोई निश्चित समय सीमा हम मान सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में इस तरह का उत्पाद हमें नजर आता है या उसकी भौगोलिक पहचान या GI टैग हम लेना चाह रहे हैं तो कितने समय में हम इसको ले सकते हैं या और कितना समय इसमें लग सकता है? GI टैग लेने का समय जो है वो तो एक्ट में जैसे भी बताया आपने, सर्टिफिक एविडेंस देने हैं, उसके बाद वो 4 महीने की नोटिफिकेशन होगा, ऑब्जेक्शन आया नहीं हो तो प्रोसेस है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट में या और IPR में जो प्रोसेस होता है वो उस एक्ट में भी प्रोसेस है, वो उस एक चीज है। लेकिन इस क्लेम को मेरे जस्टिफाई करने के लिए, जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि मुझे प्रॉपर उसका एक रिकॉर्ड चाहिए, एक डाटा चाहिए, और डाटा जितना मेरा हो सके, उस डाटे में कुछ भी हो सकता है जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में उसका जिक्र है, ये भी डाटा है जी, एविडेंस है, यानी वो जो पूरी प्रक्रिया सरल हो सकती है, उसका कहीं ना कहीं लिंक नजर आना चाहिए, बेस आना चाहिए, वैज्ञानिक आधार उसका सांस्कृतिक आधार, हमारी बोलियों में हमारे उसका कुछ ना कुछ जो है वो परंपरा में उसका जुड़ा हुआ है, ये सब पुराना हिस्टोरिकल एविडेंस जितने निकल सकते हैं और उसके वैज्ञानिक जो है उसके सांख्यिकी निकल सकती है, उस डाटा उससे जुड़े हुए जितना हम रिकॉर्ड लेकर आ सकते हैं उतना आसान होगा हमको GI लेने के लिए। यानी हर एक पहलू जो है और मैं सबसे जरूरी बात कहूंगा कि देर ना करें। हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र का एक विशेष उत्पाद है तो देर मत करो, उसकी अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उससे डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, और एक जो एसोसिएशन, जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि एक न्यूट्रल एसोसिएशन है, क्योंकि क्लेम हम किसी को ये नहीं दे सकते वो कमर्शियल उसका जो एक्सप्लॉयटेशन कर ले, इस बारे में राजेंद्र जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर तरुण हमें बता रहे हैं कि पूरी तरीके से हम एकदम से नहीं कह सकता कि आपका जो उत्पाद है इसको GI टैग दिया जाता है, एक पूरी प्रक्रिया के तहत सारे जो कानून हैं उसके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया होती है, और किस तरह की पेचीदगी क्या इसके इस दौरान आती हैं, किस तरह की चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि जो किसान है या एक किसान संगठन है उनके लिए मुश्किल रहता है, अलग अलग स्तर पर वो जाते हैं और अमूमन उनका ये होता है कि कोशिश हम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा आ जाती है, चुनौतियाँ रहती हैं, तो क्या इस तरह के भी अधिकार उनको दिए गए हैं कि जो चुनौतियाँ हैं वो कुछ कम हो सकें? बिल्कुल। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा प्रमोशन का। जैसे दार्जिलिंग टी है, और अगर हिंदुस्तान से बाहर देखें हम स्कॉच विस्की है या शैम्पेन है, तो ये जो जहाँ पे रीजन्स, जिस जगह ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जी, वो
टूरिस्टिक अट्रैक्शन के लिए प्रमोट किए जाते हैं जी। जब भी जैसे आप कोई पेरिस जाओगे तो वहाँ पे शैम्पेन ट्रेल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पे आके शैम्पेन विनयार्ड्स जाते हैं। दार्जिलिंग टी के अंदर वहाँ पे स्टेट्स हैं जिन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को या इंडियंस को जो है वो होस्ट करते हैं जी। इससे जो है उस जगह की जो पॉपुलैरिटी है और उसकी जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो बढ़ती है जी। अब आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है एसोसिएशन न्यूट्रल होनी चाहिए। डिस्प्यूट्स आते हैं जब एसोसिएशन न्यूट्रल नहीं होती या कुछ मेंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती है, तो जो राइवल एसोसिएशंस होती हैं जी, वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करती हैं। वो कहती हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल नहीं है, या उसने जो स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट की दी हैं जी, वो स्पेसिफिक या एंडेमिक टू द रीजन नहीं है, वो कुछ और ऐड करना चाहेंगे। तो उनको डील करने के लिए भी जीआई एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है, रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑब्जेक्शंस फाइल होने के बाद दोनों पार्टीज़ को सुनता है, और वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जो अपीलेबल होता है। वो हाई कोर्ट में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो बना है वो उसमें अपील किया जा सकता है। और एसोसिएशन रिलेटेड, इनफैक्ट एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है हैदराबादी बिरयानी का जी। जब वो एप्लीकेशन फाइल हुई उसमें एसोसिएशन कुछ क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। रजिस्ट्रार ने काफ़ी नोटिसेस भेजे, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई जी। तो जीआई रजिस्ट्री में जाने से पहले होमवर्क बहुत ज़रूरी है कि क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्या रेपुटेशन है। जीआई उसी प्रोडक्ट को मिल सकता है जो रेप्यूटेड हो। जैसे ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे एप्पल है, ये एक डिस्टिंक्टिव मार्क है, ये ट्रेडमार्क है, इसको आप रजिस्टर करा सकते हो, रेपुटेशन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी जीआई प्रोडक्ट लेंगे उसके पीछे रेपुटेशन बहुत जरूरी है। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी है, ये हमारे जीआई लॉ में भी है जी। बिल्कुल, ये देखिए तमाम तरह के कानून हैं, वहाँ पर पूरी प्रस्तावना हमें इसकी नज़र आती है। लेकिन यहाँ पीएल कौल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा भी राजेंद्र जी हमें बता रहे थे, क्या आवश्यकता यहाँ हम महसूस कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की बात की जाती है, प्रशिक्षण की बात की जाती है, उसमें और ज़्यादा व्यावसायिक स्तर पर जानकारी दी जा सके किसानों के बीच जाकर? वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं जी। किसान जानते हैं, ये जो छोटे छोटे किसान जानते हैं, वो उनको नॉलेज है उधर ही छोटे अपने खेत की जी। जब तक इनको हैंड होल्डिंग नहीं किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाए, ये आगे चलेगा नहीं काम जी। इसलिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी, कि अभी तक इंडिया का, डॉक्टर तरुण बजाज जी ही विल बेयर विद मी, कि अभी तक हम कमोडिटी ट्रेड में जाते हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है एक्सपोर्ट में। जितना हम प्रोसेसिंग में जाएंगे जी, उतना लाभ ज़्यादा होगा। प्रोसेसिंग लाइक कश्मीर में गुश्तावा बनता है जी, उसको बना के कैंस में करके एक्सपोर्ट बहुत सरकार इस बात पर लगातार जोर देती है कि प्रसंस्करण में हमें आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए देखिए अलग अलग जो योजनाएं हैं वो भी आ रही हैं। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फंड्स की, तो उसके लिए भी प्रावधान अब हैं, यानी जो सुविधाएं हैं वो तमाम हैं हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए। बस उनकी बारीकियों को हमें समझना होगा, और वही तमाम बारीकियाँ जो जानकारी है आप तक हम लगातार पहुँचा रहे हैं। फिलहाल जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं जीआई टैग के बारे में, या कहा जाए जो कृषि उत्पादों को भौगोलिक पहचान की बात हम करते हैं। ना सिर्फ कृषि उत्पाद बल्कि हस्तशिल्प के उत्पाद हो सकते हैं, या कई अन्य उत्पाद हैं अलग अलग क्षेत्रों के जिनको जीआई टैग दिया जाता है। भौगोलिक विशिष्टता जो है वो नज़र आती है, पहचान उनकी की जाती है, और वो पूरी तरीके से हमारे जो उत्पाद हैं जीआई टैग उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ अभी तक हमने जाना कितनी संभावनाएँ हमारे बीच में हैं, उन्हें हमें समझना होगा। अलग अलग अधिकार जो हैं
वो किसानों को दिए गए हैं, कानून हमारे पास है, सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं तो कमी कहाँ पर है, ये हमें दूर करनी होगी। और खासतौर से डॉक्टर तरुण, अगर देखा जाए, अभी कौल साहब हमें बता रहे थे, जब निर्यात की हम बात करते हैं, एक लक्ष्य हमारा ये भी है कि हमें जो निर्यात की स्थिति है उसको और बेहतर बनाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए। और उसके साथ साथ जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये, और इसके जरिए कितना फायदा ना सिर्फ कृषि क्षेत्र को मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी और ज्यादा मजबूती मिल सकेगी। प्रसंस्करण के फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, दुनिया भर में दोनों तरह के ट्रेड होते हैं जी। कमोडिटी भी ट्रेड होती है क्योंकि वॉल्यूम वहीं से आता है। हम कोई अकेले नहीं है जो चावल बेच रहे हैं, दुनिया चावल बेच रही है जी। तो कमोडिटी हम अकेले नहीं है जो पीनट और मूंगफली बेच रहे हैं, सभी दुनिया बेच रही है। तो वो तो बेच रहे हैं, हमें भी बेचना है जो वॉल्यूम जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम वहीं से आएगा जी। लेकिन वैल्यू वो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से आएगी। वैल्यू एडिशन तभी होगा, वैल्यू और साथ में रोजगार जी। जो रोजगार आना है, क्योंकि एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद की फैक्ट्री लगती है तो ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है। उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार मिलता है, लोगों को फायदा पहुंचता है। तो इसलिए फायदा ज्यादा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरफ जोर भी दिया जा रहा है। हमारी जो एक पूरा का पूरा आप देखिए मिनिस्ट्री है इसके ऊपर जी, बिल्कुल। और एपिडा भी इस संबंध में काफी कार्य करे। हमारी वित्तीय सहायताएं भी हैं जो कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद में आना चाहते हैं, वो मंत्रालय से भी सहयोग ले सकते हैं। राज्य सरकार पर भी एक फायदा है और एपिडा का भी है जो कि इसमें वित्तीय सहायता है जिसको ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद की जो संस्थाएं आए उससे तो और अच्छा फायदा। बिल्कुल, आर्थिक मदद जो है देखिए वो आपको मिलती है अनुदान के जरिए। लेकिन अगर यहाँ ट्रेसेबिलिटी की हम बात करते हैं डॉक्टर तरुण, किस तरीके से आप देखते हैं, और खासतौर से हमारे जैसे देश की जब हम बात करते हैं जहाँ पर किसानों को और ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, जीआई टैग को वो और बेहतर ढंग से जाने, उसकी संख्या को बढ़ा सकें? ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है जी। आप देखें कि अगर एक विशेषता तो हो गई, अगर सप्लाई चेन में कहीं ब्रेक हो गया तो उसका जो है यूनिकनेस वहीं खत्म हो जाएगी। तो जब तक जहां से चीज आई है निकल कर जो कंज्यूमर है उसके हाथ तक पूरी ट्रेसेबिलिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है जी। मैं आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान और खासकर एपिडा पूरे दुनिया में एक बड़ा ही पायनियर रोल किया हुआ है ट्रेसेबिलिटी के ऊपर जी। आज जो नासिक के अंगूर जो कि जीआई टैग है हमारा, बिल्कुल नासिक के अंगूर पूरे ट्रेसेबिलिटी के तहत जाते हैं। बाहर विदेश में बैठा हुआ जो इंपोर्टर है वो अपने कंप्यूटर से वेब ट्रेसेबिलिटी है, कंप्यूटर पे बैठा देख सकता है कि ये अंगूर का गुच्छा कहाँ खेत से आया है। इतनी ट्रेसेबिलिटी बैक पूरी एस्टैब्लिश्ड है जिसमें पूरी सप्लाई चेन की ट्रेसेबिलिटी वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी है। तो जीआई प्रोडक्ट में ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसी ही ट्रेसेबिलिटी हमारी ऑर्गेनिक में है। हमारी ऑर्गेनिक में भी पूरी ट्रेसेबिलिटी है कि आप ऑर्गेनिक का जो डब्बा है उसके क्यूआर कोड से पढ़कर चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं जी। बिल्कुल। तो इसी तरह जीआई में ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है। बीकानेरी भुजिया की बात कर रहे हैं पर उसकी ट्रेसेबिलिटी वहां तक आ रही है कि नहीं आ रही है वो जरूरी है। उससे जो आप राजेंद्र जी से भी सवाल पूछ रहे थे कि जो बोगस क्लेम है उसको चेक करने में मदद मिलेगी जी। बिल्कुल, देखिए पूरी पारदर्शिता जो है वो हमें यहाँ नजर आती है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और वही गुणवत्ता हमें बरकरार रखनी है। इस दौरान चुनौतियां भी रहती हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर तरुण ने कहा राजेंद्र जी कि जो मानक हैं उनका ख्याल रखा जाता है, जो गुणवत्ता है उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाती। लेकिन क्या इस तरह के भी मामले कभी सामने आते हैं कि हमारे देश से दूसरे देश में अगर कोई उत्पाद गया है तो वहां पर जाकर मानकों में कुछ कमी निकल आती है, उस वजह से कभी कभी जो उत्पाद है वो वापस अपने देश आ जाता है और वो लाभ नहीं मिल पाता? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया कि ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेपुटेशन को सस्टेन करने के लिए। अगर कोई भी कंसाइनमेंट डिफेक्टिव या इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन डिफेक्टिव माना जाता है तो उससे ना कि उस कंट्री से हिंदुस्तान की जो बेइज्जती है प्रोडक्ट्स की भी जो है रेपुटेशन नीचे आ जाती है और उसकी एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी नीचे आ जाती है। उसको डाइल्यूशन कहा जाता है जी, डाइल्यूशन ऑफ द जीआई। इसके पीछे तकनीकी कुछ कारण हम मान सकते हैं राजेंद्र जी? वो ये अगर तकनीकी खामियों की वजह से क्या इस तरह की कुछ मामले सामने आए? जो मेन जो एम्फेसिस है जीआई एक्ट का वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म पे है जी। अगर इंस्पेक्शन थॉरो नहीं हुआ और किसी तरह से वो प्रोडक्ट जीआई बाहर चला गया जो जीआई प्रोडक्ट नहीं है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पब्लिक माइंड में होते हैं, क्योंकि पब्लिक माइंड
एसोसिएट करता है कुछ रेपुटेशन, कुछ क्वालिटीज उस जीआई प्रोडक्ट के साथ जी। अगर वो डाइल्यूट हो जाएगी तो उस जीआई प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं जेनेरिक, वो जेनेरिक बन जाएगा, लोगों के निगाह में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ट्रेसेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे मैं टी बोर्ड का एग्जांपल देता हूँ, दार्जिलिंग टी की एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं दार्जिलिंग टी की, वो सारे गार्डन्स में हैं जी। फिर वहाँ से वो प्रोसेसिंग होती है कलकत्ता में, और फिर वहाँ से जो है ऑक्शन से या डायरेक्ट अरेंजमेंट से वो बेची जाती है। और टी बोर्ड का रोल है जी उन सबको जो है हर स्टेप को ओवरसाइट करना, सुपरवाइज करना, हर स्तर पर यानी सुनिश्चित किया जाता है कि देखिए पूरी तरीके से जो उत्पाद है उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, कोई कमी उसमें नहीं है, पारदर्शिता यहाँ नजर आती है। बिल्कुल जी, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे किस तरीके से, अगर हम तकनीकी स्तर पर बात करते हैं तो? देखिए इस टाइम मैं जो कह रहा हूँ जी, मेरा फिर से वही विचार है कि जितना जीआई प्रोडक्ट्स का, नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग हो जाए, अच्छी तरह पैकिंग हो जाए, वो अपील आ जाए, तो इतना ज़्यादा मार्केट बढ़ेगा। इस टाइम जीआई का मार्केट जो वर्ल्ड वाइड है, दैट इज एस्टिमेटेड $76 बिलियन, हो गए 6 लाख करोड़। उसका अगर 1% ही हम अगर एक साल में ले सकते हैं भारत के लिए, तो बहुत बड़ी लाभदायक चीज़ होगी। हाँ, अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट्स है, और इसमें कंट्री की भी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये प्लेस की भी आइडेंटिफिकेशन होती है। आप नाम लो शैंपेन का, बरगुंडी का, कोनियक का, आपने आगे कुछ नहीं बताना ये क्या है, सबको पता है ये लिकर है जी। इसी तरह ये मार्केटिंग की बात है, वॉशिंगटन एप्पल जी, कैलिफोर्नियन आमंड्स एंड कैलिफोर्नियन वॉलनट्स जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे थे। पिछले 5-6 साल में अपेडा ने कमाल का काम किया है, पर्टिकुलरली जो हमारा आम बेचने लगा वर्ल्ड वाइड, इन्होंने बहुत फैंटास्टिक काम किया है। लेकिन यहाँ कृषि उत्पादों को अगर देखें कौल जी, तो वहाँ कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं? हमारे देश में संभावना है, बस यही है प्रोसेस प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग करके जी, और इनको आगे बढ़ाओ, उसमें किसानों का भी फायदा होगा, रूरल डेवलपमेंट होगी, बीच में सप्लाई चेन में जितने भी उसमें कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करना होगा। खामी वो तो टेक्नोलॉजी का काम है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। इसमें अगर कहें मुकुल जी, तो मैं भी जोड़ना चाहूंगा। अब अल्फेंजो जो है वो सबको दुनिया में मालूम है कि हिंदुस्तान से आता है जी। बिल्कुल, अल्फेंजो बासमती जो है दुनिया में मालूम है, तिरुपति लड्डू जी, वो सबको मालूम है कि ये हिंदुस्तान से आता है। लेकिन जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग विपणन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक व्यक्ति की अगर गलती है जी, तो ये नहीं कहा जाता कि फला फला कंपनी या फला फला एक्सपोर्टर ने जो है वो गलत माल भेज दिया, वो पूरी देश बदनाम होता है, यानी खामियाजा बड़ा पूरे देश को बदनाम हो जाता है। हिंदुस्तान का, जैसे हमारे देश में मान लीजिए फला फला देश का माल आया, वो खराब था, भेजने वाला तो एक ही व्यक्ति था ना जी। बिल्कुल, उस एक व्यक्ति ने माल भेजा और वो खराब था, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश बदनाम हो जाता है। इसीलिए हमें जरूरी है, जो हम इसमें लेकर चलते हैं, ट्रेसेबिलिटी की सावधानियां रखनी है, और उसके बाद ही हमें विपणन करना है, एक भी कंसाइनमेंट पे गुणवत्ता को लेकर। क्या अभी भी मान सकते हैं कि इस कतार में और भी कई उत्पाद जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में जिनको हमें नजर आएंगे, जीआई टैग जिन्हें मिला है? जी बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा टोटल 130 हैं, जिनमें से अभी शायद 8 या 10 ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे दार्जिलिंग टी, बासमती और ये हैं। कुछ ऐसे 8 या 10 हैं जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, बाकी उनको थोड़ों को और अच्छा करना है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमें डेवलप करना है और आगे। इसके अलावा जो अभी 130 हैं एग्रीकल्चर में और दूसरे भी हैं, हमें अभी आइडेंटिफाई करके उनका रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही उनका जैसा कहा कि एक वॉल्यूम बेस बनाना है, सप्लाई चेन डेवलप करनी है, और फिर उनको मार्केटिंग करना है, वॉल्यूम के साथ लेकर जाना है। जी बिल्कुल, और पूरी देखिए तभी हम कह सकते हैं जो आत्मनिर्भरता है इसके जरिए और आ सकेगी, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती मिल सकेगी, क्योंकि निर्यात के जो अवसर हैं वो यहाँ ज़्यादा निकल कर आएंगे। ना सिर्फ घरेलू बाजार को अगर देखेंगे तो कृषि और हमारे जो किसान हैं उनका यहाँ विकास विस्तार हो सकेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तमाम संभावनाएं रहेंगी। तो इसके जरिए भी हमारी जो किसानों की आमदनी है वो सीधे तौर पर बढ़ सकेगी, ना सिर्फ दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकेगी। फिलहाल आज हमारे विशेषज्ञ आप सभी ने इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।